जय हिंद। आज समझते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आज समझते हैं कि एक है क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। देखिए, मान लीजिए एक जो बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद क्या करता है, वो टीनेजर में जाता है। टीनेजर में जाने के बाद फिर क्या होता है, वो टीनेजर में जाने के बाद फिर क्या होता है, वो जो बच्चा है वो यंग होता है। फिर क्या, यंग होने के बाद फिर क्या करता है, वो बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा होने के बाद वो क्या करता है, मर जाता है। तो इसी तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है कि चार भागों में बांटा गया है। तो इसको समझ लेते हैं चार भाग कौन कौन सा है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज। हर प्रोडक्ट का क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, जब कोई कंपनी नया नया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में पहली बार उतारती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद होता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज मीन्स क्या कि अब मार्केट में प्रोडक्ट तो उतर तो गया है, लेकिन धीरे धीरे जो कंज्यूमर है उसको जानने लगा है, उसको समझने लगा है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। उसको सारे जितने भी कंज्यूमर है, सारे कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है और वो प्रोडक्ट सेल के टॉप लेवल पे है, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। फिर आता है प्रोडक्ट की डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स क्या कि जब हम अपने प्रोडक्ट को नए नए इन्वेशन नहीं करेंगे, नए नए तरीके से उसको इन्वेंट नहीं करेंगे, उसमें और नयापन नहीं लाएंगे, और कंज्यूमर की जो क्योंकि कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बदलती रहती है, तो उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को नहीं बदलेंगे, नहीं चेंज करेंगे, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा के लिए मार्केट से क्या होगा, गायब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले सीडी आती थी, डीवीडी आती थी, लेकिन आज क्या कोई सीडी डीवीडी का इस्तेमाल करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी जो उस प्रोडक्ट की क्या हुई, वो प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई, वो पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो गया और डिक्लाइन हो गया। उसके बाद कंप्यूटर में जो आता था वो आता था डिस्क। डिस्क भी, अब डिस्क की भी डिमांड खत्म हो गई है। तो आज भी कंप्यूटर में जो डिस्क लगाया जाता था उसका भी आज बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं। तो उस वो भी पूरी तरीके से मार्केट से डिक्लाइन हो गया। तो इसी को बोलते हैं डिक्लाइन। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। प्रोडक्ट इनटू इंट्रोड्यूस द मार्केट। क्या है कि जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, नए नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहला चीज है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं कि मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये इसका है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है लो सेल। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट में अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो नया नया है। तो जब नया नया है तो उस प्रोडक्ट के बारे में किसी कस्टमर को जानकारी ही नहीं। जब किसी कस्टमर को जानकारी ही नहीं, तो जो सेल होगा वो लो सेल होगा, ना के बराबर सेल होगा। उसके बाद है नो प्रॉफिट। इसमें कोई प्रॉफिट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में अभी नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में कस्टमर को जानकारी है ही नहीं। तो इसमें क्या है, नो प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट होता ही नहीं। उसके बाद है हैवी एक्सपेंसेस इन इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। मार्केट में जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो इसमें क्या है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं। जब उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है, हैवी लेवल पे क्या होता है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए।
उसके बाद है इनोवेटिव कस्टमर। इनोवेटिव कस्टमर मीन्स क्या? वो इनोवेटिव कस्टमर उसे बोलते हैं, ऐसा कस्टमर जो कि नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में ढूंढता रहता है, उसको खोजता रहता है परचेज करने के लिए। तो जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो वो जो इन्वेटर कस्टमर होता है, वो जो नया कस्टमर होता है, उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। उसके बाद इसको ग्राफ के द्वारा भी समझाया गया है कि कैसे मार्केट में सबसे पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, उसके बाद होता है ग्रोथ स्टेज होता है, उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज होता है, उसके बाद डिक्लाइन स्टेज होता है। तो इसमें क्या है, एक टाइम पीरियड लगता है किसी भी प्रोडक्ट के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ही मार्केट में तो आते ही हैं, लेकिन सारे के सारे चारों को चारों जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पाते और उससे पहले मार्केट से गायब हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जरूरी थोड़ी जो बच्चा है, जो अभी बेबी जो अभी पैदा हुआ है, तो जरूरी थोड़ी कि वो अपनी लाइफ को पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट करे, 100 साल जिए, 80 साल जिए। वो पैदा होते ही मर सकता है, या फिर 8 साल 10 साल भी मर सकता है। तो इसी तरह जो प्रोडक्ट होता है, जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में उसकी जो डिमांड है वो खत्म हो जाए, तो शुरुआत में ही मार्केट से क्या होता है, गायब हो जाता है। अब इसको चार भागों में और बांटा गया है, उसको देख लेते हैं वो चार भाग क्या क्या पॉइंट्स इसमें आते हैं। उसके बाद सेकंड है स्लो स्केमिंग स्ट्रेटेजी। अब इसमें देख लेते हैं स्लो इसमें स्केमिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है। इसमें हाई प्राइस होता है, लो प्रमोशन होता है। क्यों? हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में नए तरीके से लॉन्च करते हैं, न्यू न्यू, तो उसकी प्राइस क्या करते हैं, हाई कर देते हैं। और उसका प्रमोशन क्या करते हैं, लो करते हैं, कम से कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो कम से कम जानता है उस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रैपिड स्कैमिंग स्ट्रेटेजी। रैपिड स्कैमिंग स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, हम प्राइस को भी हाई कर देते हैं, प्रमोशन को भी हाई कर दे। प्राइस को हाई इसलिए कर देते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को नए नए अभी मार्केट में लॉन्च किए, तो इसलिए हम प्राइस को बहुत ज्यादा हाई कर देते थे कि जितने भी कस्टमर खरीदेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकल आएगा। और प्रमोशन बहुत तेजी तरीके से करते हैं, विज्ञापन अपने प्रोडक्ट की बहुत तेजी तरीके से करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे कस्टमर जो उस प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन, उनको जानकारी हो, तब जाके हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, खरीदेंगे। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या चीज होता है। इसमें लो प्राइस हैवी प्रमोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में सारे जो कस्टमर है वो जान चुके हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में अपने प्राइस को लो कर देंगे। लो, क्योंकि सारे कस्टमर तो जान चुके हैं, तो हम प्राइस को लो कर देंगे, तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। और प्रमोशन को बहुत हैवी तरीके से, बहुत तेज तरीके से कर देंगे। और प्रमोशन विज्ञापन के द्वारा, और या फिर कई तरीके से हम प्रमोशन करते, ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा कंज्यूमर है उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो। चौथा पॉइंट स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें हम लो प्राइस को भी लो कर देते हैं, प्रमोशन को भी लो कर देते हैं। क्यों? एक कंडीशन कब आता है, जब हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ आता है, जब मार्केट से पूरी तरीके से खत्म होने के लिए आता है, तब उस टाइम हम क्या करते हैं, प्राइस को भी लो कर देते हैं, प्रमोशन को भी लो कर देते हैं। प्राइस को लो इसलिए कर देते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा जो कस्टमर है वो खरीदे। और प्रमोशन को हम इसलिए लो कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट में इनोवेट नए नए तरीके से, उस प्रोडक्ट को नए नए तरीके से इन्वेंट तो कर नहीं पाते, नयापन कुछ ला नहीं पाते। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि अब हम मार्केट से क्या होंगे, हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से गायब हो जाएगा।
सेकंड पॉइंट ग्रोथ स्टेज की बात करते हैं कि ग्रोथ स्टेज क्या होता है। ग्रोथ स्टेज में क्या है, जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं और इसमें जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से उसको इंफॉर्मेशन होती है, पूरी तरीके से उसको नॉलेज होती है, वो जानने लगता है पूरी तरीके से। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है ग्रोथ स्टेज में। इसमें पहला पॉइंट है पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अब क्या हमारे प्रोडक्ट को क्या है कि मार्केट क्या है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है, पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है, जो हमारा जो कंज्यूमर है पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुका है। जब पूरी तरीके से कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुका है तो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मार्केट जनरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और बहुत तेजी तरीके से जनरेट कर पाएंगे प्रॉफिट का, और बहुत तेजी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ स्टेज में हमारा जो कंज्यूमर है पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो नंबर ऑफ ग्रोथ है कस्टमर की वो पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है और बहुत सारे कस्टमर उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी में और क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे उसको देख लेते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, जितना अच्छे से अच्छा हमारा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा अच्छे से अच्छा हमारे जो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे, और जितना ज्यादा हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे उतना ही ज्यादा सेल होगा और उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा हमको। सेकेंड पॉइंट एडिशन ऑफ न्यू एट्रीब्यूट। न्यू मतलब क्या कि हम उसमें नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है वो जो प्रोडक्ट को पिछले प्रोडक्ट को लॉन्च किए तो उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है चेंजिंग स्टाइल। चेंजिंग स्टाइल मतलब क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके उसके जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके डिजाइनिंग में हम चेंज कर सकते हैं, उसकी प्राइस में भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके प्रमोशन में भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी हम चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में भी और बेहतर से बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग में हम चेंज कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग में हम चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को में भी हम और चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें होती है। उसके बाद है रिडक्शन इन प्राइस। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो टॉप लेवल पे है, ग्रोथ लेवल पे है, सारे जो कंज्यूमर है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हम अपने प्राइस को भी कम कर सकते हैं। जब हम अपने प्राइस को कम कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट है और ज्यादा तेजी से सेल होगा। इंक्रीज प्रमोशन। क्योंकि ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट को सारे कस्टमर क्या है कि उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हम जो प्रमोशन है प्रमोशन में को हम इंक्रीज कर देंगे और ज्यादा तेजी से प्रमोशन करेंगे और अलग अलग तरीके से प्रमोशन करेंगे, ताकि हमारा जो कस्टमर है उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करे और ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर उसको फीडबैक मिले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और कई तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रमोशन कर सकते हैं, हम टीवी में कर सकते हैं, पंपलेट के द्वारा कर सकते हैं, ब्रोशर के द्वारा कर सकते हैं। तो कई तरीके से हम प्रमोशन करते हैं, माउथ पब्लिसिटी के द्वारा हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो कई तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं। किसी सेलिब्रिटी को के द्वारा भी हम प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारे जो कंज्यूमर है पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तेजी से और ज्यादा से ज्यादा सेल हो और ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा पाए। सेलेक्ट ऑफ न्यू चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे
और नए तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिछाएंगे और नए तरीके से प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाएंगे अलग अलग तरीके से, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तो अडॉप्ट कर चुका है। तो ऐसा थोड़ी कि अडॉप्ट करने के बाद हमारा कंज्यूमर एक ही जगह अडॉप्ट किया। हो सकता है कि जो हमारा कंज्यूमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर चुका है। तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करेंगे और वहां तक अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। इन टर्निंग न्यू मार्केट सेगमेंटेशन, हम मार्केट को भी और नए तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं और नए तरीके से उप भागों में बांट सकते हैं हमारे कस्टमर के अनुसार, उनकी प्रेफरेंस टेस्ट, उनकी डिजायर, उनकी वांट्स, उनकी डिमांड के अनुसार हम मार्केट को और भी क्या करेंगे, सेगमेंट कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में। अब नंबर थर्ड पे आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या कि अब जो हमारा प्रोडक्ट है पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, पूरी तरीके से अब पूरे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का क्या है, कब्जा है, पूरी तरीके से उसका डिमांड है, पूरी तरीके से ज्यादा से ज्यादा। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट के बारे में हर जो कस्टमर है उसको एक्सेप्ट कर चुका है और हर लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ। जो हमारा सेल्स ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो बहुत कम क्या होता है, सेल हो पाता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि नए नए तरीके से इन्वेट नहीं कर पाते। जब नए तरीके से किसी प्रोडक्ट का इन्वेट नहीं कर पाते तो जो हमारा जो सेल है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है पूरी तरीके से। बाद है पीक सेल, क्योंकि इस मैच्योरिटी में स्टेज में हमारा जो सेल है सबसे पीक पे होता है, सबसे हाइट वाले पीक पे होता है। उस पीक पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की हमारी सेल होती। उसके बाद हाई प्रॉफिट, जब पीक पे सेल होगी, सबसे ज्यादा सेल होगी, तो सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हमको क्या होगा, प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जो मैक्सिमम जो कंज्यूमर है वो एडॉप्ट कर चुका है, उसको जितने भी पोटेंशियल बायर है, जितने भी जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल बायर है, जो खरीदने वाले जो कस्टमर है, उसी इसी ग्रोथ स्टेज में ही आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारे जो कस्टमर है पोटेंशियल, इसी ग्रोथ स्टेज में है और सबसे ज्यादा इसी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वो पूरी तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट है उसको क्या है, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या किए हैं, पूरी तरीके से मार्केट में स्टेबल कर दिए, अचीव कर लिए हैं उस गोल को। उसके बाद है प्रॉफिट स्टेबिलिटी। जो हमारा प्रॉफिट है वो एक तरीके से स्थिर हो जाता है, क्योंकि हमारे जितने पोटेंशियल कस्टमर है अब तो आ चुके हैं, अब तो नए कस्टमर तो आएंगे नहीं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। एक तरीके से एक स्थान पे हमारा जो प्रॉफिट है वो रुक जाता है, पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, हो जाता है। उस प्रोडक्ट की जो स्टार्ट डिक्लाइन वो शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट डिक्लाइन कब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट में नए नए इन्वेट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, जो कंपटीशन है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि एन अदर जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो भी क्या करता है, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस पे मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को क्या करता है, लॉन्च करता है। तो क्या होता है कि इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है और हो सकता है कि हमारे जो कंज्यूमर है वो स्प्लिट कर जाए एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो इसलिए जो कंपटीशन है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब
मैच्योरिटी स्ट्रेटेजी में देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे हम। तो इसमें पहला पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, अपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर से बेहतर करेंगे, तब जाके हम मार्केट में क्या कर सरवाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा हमेशा इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज न्यू कस्टमर एड ऑन। हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक जो मैन्युफैक्चरर जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नया लाया था, नए तरीके से लॉन्च किया था अपने प्रोडक्ट को, तो वो क्या करेगा, जो जब ग्रोथ स्टेज आएगा, और ग्रोथ स्टेज में जब ग्रोथ स्ट्रेटेजी जब लगाएगा कि और अपने प्रोडक्ट को और कितना और बेहतर तरीके से और कितना सेल किया जाता है, तो उसमें क्या करेगा, और नए नए तरीके से अपने कस्टमर को ऐड ऑन करेगा। जब और नए नए तरीके से अपने कस्टमर को ऐड ऑन करेगा, तो और ज्यादा क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सेल होगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और उस प्रोडक्ट के बारे में और नए नए जो कस्टमर ऐड होंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन पता होगी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है फार्मिंग ए न्यू बायर। हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हमको जो न्यू बायर है उसको और फॉर्म करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, ताकि हम मार्केट से निकल ना पाए। जितने ज्यादा हम हमारे जो बायर्स है फॉर्मिंग होंगे, न्यू बायर्स फॉर्मिंग होंगे, उतने देर तक हम मार्केट में स्टेबल रह पाएंगे, टिक पाएंगे, रह पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, ग्रोथ स्टेज में रह पाएंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फॉर्मिंग करनी पड़ेगी जो न्यू कस्टमर है उनकी। के बाद हमको इफेक्टिव तरीके से प्रमोशन करना पड़ेगा, सही तरीके से, सही मीनिंग के साथ, और सही प्रोडक्ट का हमको और सही कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी को पहुंचाने के लिए इफेक्टिव तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। जब हम इफेक्टिव तरीके से प्रमोशन करेंगे, तब ज्यादा से ज्यादा और जो हमारे कंज्यूमर है अपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, और उनकी जब ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, इंफॉर्मेशन होंगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमारे प्रोडक्ट की और ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी और ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाएगी। तब हम लगातार ग्रोथ स्टेज में बने रहेंगे। और हमको उसके बाद है अगला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। हमको हमेशा जो एडवर्टाइजिंग है वो हमेशा एडवर्टाइजिंग जो प्रोग्राम है वो हमेशा चेंज करना पड़ेगा, हमेशा बदलना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर की नीड, वांट, उसकी डिजायर, उसकी गोल्स, उसकी चाहत, ये सारी चीजें, उसकी प्रेफरेंस, उसका टेस्ट बदलता रहता है। तो उनके अनुसार हमको मार्केटिंग प्रो एडवर्टाइजमेंट में या भी मार्केटिंग प्रोग्राम में भी हमको लगातार चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाके हम लगातार ग्रोथ स्टेज में रह पाएंगे और हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी हम लगातार बना पाएंगे। अब लास्ट पॉइंट है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज उसे कहते हैं जब हमारा प्रोडक्ट एक तरीके से मार्केट से बाहर होने के लिए तैयार होता है। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में नए तरीके से इन्वेंशन तो कर ही नहीं पाते, नए नए डिजाइन ला ही नहीं पाते, और प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी को सुधार ही नहीं पाते, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, ये सब सारी चीजें भी हम नहीं कर पाते। और मार्केट में नए नए और प्रोडक्ट क्या होते, सेम प्राइस पे सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट और लॉन्च हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिक्लाइन पोजीशनिंग में आ जाते हैं मार्केट से। एक तरीके से जो प्रोडक्ट है वो गायब होने की स्थिति में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टेज। अब इसमें देख लेते हैं डिक्लाइन स्टेज में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला पॉइंट है सेल गोइंग डाउन। हमारा जो सेल है वो पूरी तरीके से डाउन होने लगता है, पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हम इनोवेट नए तरीके से नहीं कर पाते, और हमारा जो कस्टमर है
उसकी प्रेफरेंस बदल जाती है, उसकी चेंजेस बदल जाती है। तो जब हमारे कस्टमर की चेंजेस जब बदल जाती है तो उसके अनुसार हम प्रोडक्ट को इन्वेट नहीं कर पाते, हम प्रोवाइड नहीं कर पाते अब अपने कस्टमर को, तो हमारी सेल जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट डिक्रीज। जब सेल घटेगी तो अपने आप जो प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, पूरी तरीके से कम होने लगेगा। उसमें थर्ड पॉइंट है जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर स्विच टू एन अदर प्रोडक्ट। हमारा जो कस्टमर है एन अदर प्रोडक्ट की तरफ स्विच होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में नए तरीके से इन्वेशन कर ही नहीं पाते, उसको इन्वेंट कर ही नहीं पाते, और हमारे जो कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंस उनकी चेंज हो गई, उनकी डिजायर, उनकी एम, उनका गोल, उनका डिमांड, उनका टेस्ट चेंज हो गया। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट में नए तरीके से इन्वेट नहीं कर पाते। तो इससे और उसके बाद मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी पे उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में किसी दूसरे व्यक्ति ने लॉन्च कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्ट की जो कस्टमर है, हमारे प्रोडक्ट के जो कस्टमर है वो स्विच होने लगते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। अब इसमें देख लेते हैं कि डिक्लाइन स्ट्रेटजी क्या क्या लगाएंगे हम। इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, हम डिक्लाइन ना हो, पूरी तरीके से मार्केट से गायब ना हो हमारा प्रोडक्ट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में लगातार इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी में भी लगातार इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पैकेजिंग में भी लगातार इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग में भी लगातार इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसकी मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मिक्स में, हर चीज में हमको लगातार उसके क्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा। तब हम मार्केट से क्या करेंगे, डिक्लाइन नहीं हो पाएंगे, मार्केट में रह पाएंगे। और ये सारी प्रोसेस हम नहीं कर पाते तो हम पूरी तरीके से मार्केट से खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे। इफेक्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को इफेक्टिंग तरीके से बनाना पड़ेगा, कम से कम लागत में। इफेक्टिंग प्रोडक्शन मतलब क्या कि हमको कम से कम लागत में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उसकी जो मार्केटिंग प्रोग्रामिंग है उसको भी कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छे मार्केटिंग प्रोग्राम को भी करना पड़ेगा। तब जाके हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, मार्केट में रह पाएंगे। नहीं तो हम पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो जाएंगे, मार्केट से हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। उसके बाद है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स क्या कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम पर यूनिट कॉस्ट हम पर यूनिट कॉस्ट को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक तरीके से मार्केट से पूरी तरीके से हमारा प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केट से बाहर ना हो, पूरी तरीके से हम डिक्लाइन ना हो, इसके लिए हमको जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल पूरी तरीके से हमको करनी पड़ेगी। तब हम मार्केट में रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, और आगे भी ग्रोथ कर पाएंगे। बाद है अगला पॉइंट, एबंडन द प्रोडक्ट। एबंडन द प्रोडक्ट का मतलब क्या, इसकी इसका मीनिंग्स क्या है कि हम पूरी तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है पूरे तरीके से मार्केट से पूरी तरीके से हम बाहर हो चुके हैं, निकल चुके हैं, गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम इन मार्केट, हमारा जो कंज्यूमर है उसके हिसाब से, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को इन्वेट नहीं कर पाए, हम उसके हिसाब से मार्केटिंग नहीं कर पाए, उसके हिसाब से मार्केटिंग सेगमेंटेशन नहीं कर पाए, हम अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, उसके बाद अच्छे तरीके से प्रोडक्ट मिक्स नहीं कर पाए,
अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट हम पूरी तरीके से इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाए, तो इसलिए हम पूरी तरीके से मार्केट से क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। जैसे कि जो सीडी या डीवीडी का जो सीडी डीवीडी तो जो था वो पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, निकल गया था, बाहर हो गया था मार्केट से। हम भी उसी तरीके से पूरी तरीके से एबंडन हो जाएंगे, मार्केट से एबंडन हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।